हेलो गाइस, नमस्कार। लक्ष्यविद भावेश गजपाल के इस यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए चलते हैं आगे वीडियो में। आज जो हम देख रहे हैं वो है मैथ्स पेडागोजी का एमसीक्यू का लेक्चर नंबर 2। एमसीक्यू का लेक्चर नंबर 1 मैंने डाल रखा है और भी एमसीक्यू बाल विकास से संबंधित डाल रखे हैं। यदि आप 10 तारीख का एग्जाम दिला रहे हैं तो ये एमसीक्यूज आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाले हैं। बाकी एमसीक्यू के वीडियोस और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्लेलिस्ट बना हुआ, वहां से बाकी एमसीक्यूज आप देख सकते हैं। वीडियो लेक्चर भी डले हुए हैं कुछ, उसको भी देख सकते हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम में जा सकते हैं। टेलीग्राम में जाने के लिए लक्ष्यविद भावेश गजपाल सर्च करिए टेलीग्राम में, वहां जाके ज्वाइन हो जाइए। वहां पर पीडीएफ आप सर्च करेंगे तो वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो लाइव जो चल रही है क्लास, लाइव आने से पहले मैं बता देता हूं टेलीग्राम में। तो लाइव यदि आप देखेंगे, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लाइव चैट बॉक्स का उपयोग करके उत्तर दे सकते हैं। केवल आपको क्वेश्चन का नंबर लिखना है, पूरा उत्तर नहीं लिखना है। नंबर लिख के ABCD ही लिखना है। यदि आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स का उपयोग करके आप उत्तर दे सकते हैं। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, गणित शिक्षण के दौरान बालकों को कोई पाठ पढ़ाने से पूर्व एक शिक्षक को किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है? शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए पाठ पढ़ाने से पूर्व? ए, संबंधित पाठ के उद्देश्य, बी, संबंधित पाठ के शिक्षण विधियों का, सी, संबंधित पाठ के प्रश्न बैंक का, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसी भी शिक्षक को गणित पढ़ाने से पूर्व, गणित के पाठ के पहले क्या जान लेना आवश्यक है पाठ पढ़ाने के पूर्व? तो इसका उत्तर आप लाइव चैट बॉक्स का उपयोग करके दे सकते हैं, या तो बाद में देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुले हैं। केवल क्वेश्चन का नंबर और ABCD लिखना है। इसका उत्तर होगा ए, संबंधित पाठ के उद्देश्य शिक्षक को जान लेना चाहिए किसी भी पाठ को पढ़ाने से पूर्व। क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ रहा हूं। गणित पढ़ाने के एक उपागम के रूप में समस्या समाधान के बारे में चर्चा करते हुए शिक्षकों ने 4 विचार बताए। कितने विचार? 4 विचार। निम्नलिखित में से कौन सा विचार इस उपागम के वास्तविक अर्थ को उचित सिद्ध नहीं करता? 4 उपागम में से, ठीक है, वास्तविक अर्थ को सिद्ध नहीं करता, उसको बताना है, चुनना है। ए, मेरे विचार से गणित की पाठ्यपुस्तक के कई प्रश्न समस्या समाधान के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बी, मेरे विचार से समस्या समाधान को सामान्य गणित की कक्षा से जोड़ना बेहतर होता है। सी, मेरे विचार से समस्या समाधान और गणितीय तर्कणा में कोई सहसंबंध नहीं है। डी, मेरे विचार से समस्या समाधान के प्रश्न वास्तविक जीवन की स्थितियों से बनाए जाने चाहिए। तो कौन सा जो है उपागम के वास्तविक अर्थ को उचित सिद्ध नहीं करता है, ये सेलेक्ट करना है। तो कौन सा उचित सिद्ध नहीं करता? तो इसका उत्तर बिल्कुल, हाँ, जिसने सही उत्तर दिया बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। सी, मेरे विचार से समस्या समाधान और गणितीय तर्कणा में कोई सहसंबंध नहीं, बिल्कुल संबंध होता है। समस्या समाधान और गणितीय तर्कणा में सहसंबंध होता है। इसका उत्तर होगा सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहा हूं मैं। गणित में निम्न में से कौन सा चरण समस्या समाधान विधि नहीं है? नहीं है पूछ रहा है ना, ध्यान देना। नहीं है वाले प्रश्न भूल जाते हैं लोग, नहीं है को देखना और गलत उत्तर मार देते हैं। ए, शारीरिक सौष्ठव को अधिक महत्व देना। बी, आंकड़ों का संकलन तथा व्याख्या करना। सी, निष्कर्ष निकालना तथा सामान्यीकरण करना। डी, समस्या को समझना तथा परिभाषित करना। क्या होगा? गणित में निम्नलिखित में से कौन सा चरण समस्या समाधान विधि का नहीं है? भाई, शारीरिक जो आप क्रिया करते हैं उसको आप अधिक महत्व देते हो क्या समस्या समाधान करते हुए? नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? ए सही उत्तर है। ठीक है। चौथा प्रश्न, क्षेत्रमिति पढ़ाते समय शिक्षक आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देता है। यह तरीका दर्शाता है कि वह खालिस्तान का अनुपालन कर रहा है। ठीक है, कौन सा विधि का? ए, निगमन उपागम, बी, प्रायोगिक उपागम, सी, व्यवहारिक उपागम, डी, आगमन उपागम। तो कौन से विधि का वो प्रयोग कर रहा है यदि वो पहले से सूत्रों को ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है? लिख चुका है तो लाइव देख रहे हैं, लाइव चैट बॉक्स का उपयोग कीजिए। कमेंट देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स का उपयोग करके, बाद में देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स का उपयोग करके आप उत्तर दे सकते हैं। इसका उत्तर होगा ए, निगमन विधि या निगमन उपागम का प्रयोग करता है वो पहले से, जब वो ब्लैक बोर्ड में सूत्र को लिख देता है। प्रश्न क्रमांक 5वां में पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा।
गणित शिक्षण को मुख्य विधि, गणित शिक्षण की मुख्य विधि है? ए व्याख्यान विधि, बी प्रदर्शन विधि, सी आगमन निगमन विधि, या डी ये सभी। ये प्रश्न एक बार और रिपीट हो चुका है, बहुत ही सरल प्रश्न है। इसका उत्तर तो सब लोग लगभग दे ही देंगे। इसका उत्तर होगा डी, ये सभी। सभी विधियां गणित शिक्षण की मुख्य विधियां हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 में पढ़ रहा हूं। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे आप। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण में बच्चों में त्रुटि की संभावना को कम करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह, शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए बालकों को गणितीय चिन्हों के प्रयोग का बार बार अभ्यास कराएं, बी बालकों में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करें, सी बालकों को हतोत्साहित ना करें, डी उपरोक्त सभी। क्या करना चाहिए, कौन सा मेथड फॉलो करना चाहिए? प्रश्न क्रमांक 6वां, तो गणितीय चिन्हों का प्रयोग बार बार कराया जाना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करना चाहिए और हतोत्साहित भी नहीं करना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? डी सही उत्तर होगा 6वां का। ये दोनों प्रश्न सरल थे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 7 में पढ़ रहा हूं। लाइव देख रहे हैं, लाइव चैट बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं, बाद में देख रहे हैं कमेंट बॉक्स का उपयोग करके उत्तर दे सकते हैं। बताए गए नियमों को उदाहरणों में प्रयोग कर उनकी पुष्टि करना किस शिक्षण विधि से संबंधित है? ठीक है, नियमों को उदाहरणों में प्रयोग कर उनकी पुष्टि करना किस शिक्षण विधि से संबंधित है? बहुत ही सरल प्रश्न है। ए निगमन विधि, बी आगमन विधि, सी संश्लेषण विधि, डी विश्लेषण विधि। चारों मेथड में पढ़ाया हूं कक्षा में। आगमन, निगमन, संश्लेषण, विश्लेषण क्या है? पुष्टि करना। तो बिल्कुल सही जिन्होंने डी उत्तर दिया है, डी इसका सही उत्तर होगा, विश्लेषण विधि। क्या होगा? विश्लेषण विधि। 8वां, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, टेलीग्राम में भी आप जुड़ जाएं। इकाई योजना के प्रतिपादक हैं। इकाई योजना के प्रतिपादक कौन है? ए स्किनर, बी हर्बर्ट, सी जॉन डीवी, डी विलियम किलपैट्रिक। तो इकाई योजना के प्रतिपादक कौन है? बहुत ही सरल प्रश्न है। यदि आप गणित पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी पढ़ रहे हैं तो ये वाला एमसीक्यू आपसे बन ही जाएगा। तो इसका उत्तर होगा सी जॉन डीवी। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 9वां की ओर बढ़ते हैं। 26 प्रश्न है इसमें टोटल, ज्यादा प्रश्न शामिल किया हूं। 9वां, प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं किसमें? ए मूलभूत संक्रियाओं को समझने में, बी स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए, सी संख्याओं की तुलना का और विकसित करने के लिए, डी परिकलन कौशलों के संवर्धन में। तो किस प्रकार का स्किल में वो सहायता करते हैं, विद्यार्थियों की सहायता करते हैं? प्रश्न क्रमांक 9वां पढ़ लीजिए, उसके बाद आराम से उत्तर दीजिए। 10 ग्राम बिंदु के खेल और प्रतिरूप, ये जो है ना, स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए उपयोग विद्यार्थियों का सहायता करते हैं। तो इसका उत्तर होगा बी, 9वां का होगा बी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 10वां पढ़ रहा हूं। वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास या संवर्धन में होता है? ए विद्यार्थियों की गणित में परिकलन प्रक्रिया की समझ, बी विद्यार्थियों के गणित में समस्या समाधान कौशल, सी विद्यार्थियों की गणित में एकाग्रता, डी गणित में गणना के कौशल तथा गति। तो किसके विकास या संवर्धन के लिए वैदिक गणित का उपयोग करते हैं बच्चे? तो इसका उत्तर बहुत ही आसान है। जब आप गति से आप क्रियाकलाप करना चाहते हैं, ठीक है, गणना करना चाहते हैं, तो आप उसका उपयोग करते हैं। इसका उत्तर होगा डी, गणित में गणना के कौशल तथा गति के लिए आप वैदिक मैथमेटिक्स का उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 11वां पढ़ रहा हूं। यदि आप लाइव देख रहे हैं, लाइव चैट बॉक्स का उपयोग कीजिए, बाद में देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स का उपयोग करके आप उत्तर दे सकते हैं। केवल प्रश्न क्रमांक और एबीसीडी ही लिखना है, उत्तर पूरा लिखना नहीं है। 11वां, किस प्रकार के ज्ञान में तर्क करके स्वयं ज्ञान का सर्जन करने की क्षमता होती है? ए प्रयोगशाला या प्रयोगात्मक ज्ञान में, बी अवधारणात्मक ज्ञान में, सी प्रक्रियात्मक ज्ञान में, डी ए बी और सी दोनों। तो क्या होगा इसका उत्तर? किस प्रकार के ज्ञान में तर्क करके स्वयं ज्ञान का सर्जन करने की क्षमता होती है? क्वेश्चन नंबर 11 का आपको उत्तर देना है। यदि आप लाइव देख रहे हैं तो लाइव दीजिए, बाद में देख रहे हैं तो
कमेंट बॉक्स का उपयोग कीजिए। इसका उत्तर होगा डी। बी और सी दोनों यदि आप सही उत्तर दे रहे हैं तो बहुत अच्छा जा रहे हैं, क्योंकि 2 दिन ही बचा है पेपर के लिए। और यदि आप गलत उत्तर दे रहे हैं तो थोड़ा सा और मेहनत करने की आपको आवश्यकता है। बी और सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 12वां पढ़ रहा हूं, वीडियो में लास्ट तक बने रहे। 26 प्रश्न है, एक ना एक प्रश्न आपके काम का जरूर होगा। कक्षा में बच्चों के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। बी, बच्चों के तुलनात्मक प्रवणता की जानकारी शिक्षक को हो इसके लिए। सी, बच्चों को विषय ज्ञान में समझ बढ़ाने के लिए या समझ बढ़े इसके लिए। डी, बच्चे कक्षा में नियमित रहें इसके लिए। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, बच्चों के तुलनात्मक प्रवणता की जानकारी शिक्षक को इसके लिए, या बच्चों को विषय ज्ञान की समझ बढ़े इसके लिए, या बच्चे कक्षा में नियमित रहे इसके लिए। मूल्यांकन क्यों करते हैं? बहुत ही सरल प्रश्न है, मूल्यांकन से प्रश्न बनते ही हैं। तो बच्चों के तुलनात्मक प्रवणता की जानकारी शिक्षक को हो, ठीक है, शिक्षक को हो इसके लिए मूल्यांकन किया जाता है। तो 12वां प्रश्न का उत्तर जिन्होंने भी दिया है बहुत ही अच्छा आप कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे जा रहे हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13वां। मूल्यांकन के कितने सोपान हैं, कितने चरण हैं? 2, 3, 4 और 6। बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 13वां, यदि आपने मूल्यांकन पढ़ा है तो इसके सोपान, इसके चरण आप जानते ही हैं, स्टेजेस आप जानते ही हैं। तो कितने सोपान है मूल्यांकन में? ABCD ही लिखना है आपको केवल। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर करें, अन्य लोगों तक शेयर करें, टेलीग्राम चैनल से जुड़े। इसका उत्तर होगा बी, 3 सोपान है, 3 स्टेजेस हैं। प्रश्न क्रमांक 14 पढ़ रहा हूं। शैलजा विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए 4 बराबर 2 + 2 अथवा 4 बराबर 1 धन 3 आदि। वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था पर है? ए, गुणनखंडीय अवस्था। बी, संक्रिय अवस्था। सी, परिमाणात्मक अवस्था। डी, विभाजनात्मक अवस्था। किस स्टेज पर है वो संख्या के? तो किस स्टेज पर है? प्रश्न क्रमांक 14। थोड़ा सा सोचिए और वो क्या कर रही है उसको देखिए। 4 को 2 + 2 लिख दी, 4 को 1 + 3 लिख दी, मतलब वो संक्रियात्मक अवस्था पर है या संक्रिय अवस्था पर है। इसका उत्तर होगा बी। 14 का क्या उत्तर होगा? बी, संक्रिय कर रही है वो। प्रश्न क्रमांक 15। उच्च कक्षाओं में गणित की कौन सी शिक्षण विधि ज्यादा लाभदायक होती है? ए, निगमन विधि। बी, आगमन विधि। सी, प्रयोगशाला विधि। डी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी विधि उच्च कक्षाओं में लाभदायक होती है? जब हम 11th 12th वगैरह पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, पहले से फॉर्मूला लिखा हुआ होता है और उसका उपयोग करके हम प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। मतलब ए, निगमन विधि इसका उत्तर होगा। जिन्होंने ए सही उत्तर दिया, बहुत ही आपका जो पकड़ है मैथ्स पेडागोजी में अच्छा बन चुका है, मान के चलिए। 16वां प्रश्न। वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने का उदाहरण किस विधि के अंतर्गत उपयुक्त है? ए, संश्लेषण विधि। बी, विश्लेषण विधि। सी, आगमन विधि। डी, ह्यूरिस्टिक मेथड या ह्यूरिस्टिक विधि। किस विधि में वृत्त की परिधि तथा व्यास का संबंध है? कौन सी विधि के अंतर्गत है? 16वां ज्ञात करना है इसका। तो प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर आप लाइव चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। बाद में देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में, लाइव देख रहे हैं लाइव चैट बॉक्स में। इसका उत्तर होगा बी, विश्लेषण विधि। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 17। देखिए स्टेटमेंट वाला प्रश्न है तो हमेशा हाईलाइट करता हूं, हर वीडियो में एक ना एक स्टेटमेंट वाला प्रश्न आपको देखने मिलेगा ही मिलेगा। ये हाईलाइट है। संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है, परंतु विश्लेषण विधि में स्वयं तिनका घास से बाहर निकलना चाहता है। यह कथन है, किसका है यह कथन? ए, प्रोफेसर जो यूंग का। बी, मॉन्टेसरी का। सी, स्पेंसर का। डी, आर्यभट्ट का। किसका है, किसका स्टेटमेंट है ये? विश्लेषण और संश्लेषण से संबंधित। प्रश्न क्रमांक 17वां, थोड़ा सा सोचिए, और जब विश्लेषण और संश्लेषण वाला आता है तो प्रोफेसर युंग आपको टिक लगाना है। प्रश्न क्रमांक 18वां। निगमन विधि का उपयोग है। ए, सूत्र की स्थापना करना। बी, मानसिक क्षमता बढ़ाना। सी, सूत्र का प्रयोग करना। डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्रमांक 18वां बहुत ही सरल प्रश्न है।
बहुत बार आ चुका है निगमन विधि, अब तो निगमन विधि रटा भी जाना चाहिए, पहले से सूत्र रहता है उसका प्रयोग करते हैं, तो सूत्र का प्रयोग करना है, इसका सही उत्तर होगा। जिन्होंने भी सी सही उत्तर दिया है बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, 26 प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 19, किस विधि के अंतर्गत छात्र असत्य तथा भ्रमपूर्ण परिकल्पनाओं का त्याग कर सत्य तथा शुद्ध परिकल्पनाओं को ग्रहण करके नियम निर्धारण करते हैं? ए संश्लेषण विधि, बी ह्यूरिस्टिक विधि, सी विश्लेषण विधि, डी उपयुक्त सभी। किस मेथड में ऐसा करते हैं? भ्रमपूर्ण परिकल्पनाएं जो होती है, कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको त्याग देते हैं और सत्य और शुद्ध परिकल्पनाओं को ग्रहण करते हैं। कौन से मेथड के तहत? प्रश्न क्रमांक 19 का आपको उत्तर देना है, तो बी इसका सही मेथड होगा, ह्यूरिस्टिक विधि। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 20वां पढ़ रहा हूं। ह्यूरिस्टिक की व्युत्पत्ति हुई है, किससे हुई है? ए ह्यूरिस्को से, ह्यूरिक से, या ह्यूमस से, या डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्रमांक 20वां का उत्तर आपको देना है, ह्यूरिस्टिक मेथड की उत्पत्ति किससे हुई है? ये प्रश्न का उत्तर अधिकतर लोगों को नहीं पता होगा, नया है तो ह्यूरिस्को से हुई है। किससे हुई है? ह्यूरिस्को से हुई है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 21वां। लाइव देख रहे हैं तो लाइव चैट बॉक्स का उपयोग कीजिए, केवल प्रश्न क्रमांक और एबीसीडी लिखिए। बाद में देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स का उपयोग कीजिए। टेलीग्राम में जुड़िए, टेलीग्राम में जुड़ने के लिए लक्ष्यविद भावेश गजपाल सर्च करिए और वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, गणित संबंधी समझ का बोध आने पर छात्रों में परिवर्तन का रूप होगा। जब समझ का बोध आ जाता है तो छात्रों में परिवर्तन किस रूप में होगा? ए गणित की प्रक्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करता है, बी विभिन्न दशाओं में समस्याओं को हल कर लेता है, सी प्रत्ययों को मतलब कॉन्सेप्ट को संकेतों में प्रकट करता है, डी उपयुक्त सभी। क्या कर सकता है वो गणित की, उसमें समझ या बोध आ गया है उसमें गणित के प्रति, तो क्या चेंजेस आएंगे उसके अंदर, किसी भी विद्यार्थी के अंदर? तो 21वां प्रश्न का उत्तर क्या होगा भाई? थोड़ा सा अंदाजा लगाइए। बिल्कुल सही, जिन्होंने डी उत्तर दिया है बिल्कुल सही, डी उपयुक्त सभी इसके सही उत्तर हैं, सभी स्किल्स उसमें डेवलप हो जाएंगे। 22, गणित के पाठ्यक्रम निर्माण में किस सिद्धांत का अनुसरण किया जाना चाहिए? गणित के पाठ्यक्रम निर्माण में किस सिद्धांत का अनुसरण किया जाना चाहिए? ए पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए, बी पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान होना चाहिए, सी विषयों में सहसंबंध दर्शाना, और डी उपयुक्त सभी। तो पाठ्यक्रम जब निर्माण कर रहे हैं तो किसको फॉलो करना ज्यादा आसान है, या कौन कौन से मेथड फॉलो किए जा सकते हैं, या इनमें से कोई सा एक मेथड होगा जो विशेष रूप से फॉलो किया जाता होगा? एबीसीडी लिखकर आप उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 22वां बिल्कुल सही, जिन्होंने डी उत्तर दिया है, पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए, पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान होना चाहिए और विषयों में सहसंबंध दर्शाना चाहिए। ये तीनों ही इसके अंग हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 23वां पढ़ रहा हूं। गणित में अभ्यास कार्य का लाभ है, अभ्यास जो करते हैं उसका क्या लाभ है? ए अभ्यास कार्य से छात्रों में अच्छी आदतों का निर्माण होता है, बी गणित विषय में छात्रों की कुशलता बढ़ती है, सी इससे व्यवस्थित व स्पष्ट ज्ञान का बोध होता है, डी उपयुक्त सभी। अभ्यास करने से क्या होता है, क्या मिलता है अभ्यास करने से? निम्न में से कौन से ऑप्शन ज्यादा सही लग रहे हैं आपको? ए बी सी डी लिखकर आपको उत्तर देना है। लाइव देख रहे हैं तो लाइव चैट बॉक्स का उपयोग कीजिए, कमेंट बॉक्स का भी उपयोग कर सकते हैं यदि आप वीडियो बाद में देख रहे हैं। जी हाँ, इसका उत्तर होगा डी उपयुक्त सभी। तो अभ्यास कार्य का लाभ क्या है? तीनों ही लाभ हैं इसके, अच्छी आदतों का निर्माण, छात्रों की कुशलता और व्यवस्थित व स्पष्ट ज्ञान का बोध। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा डी। जिन्होंने उत्तर दिया बहुत सही जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। गणित विषय में गृह कार्य देने से क्या लाभ है? ए योग्यता के अनुसार कार्य करने का अवसर, बी अवकाश के समय का सदुपयोग, सी स्वाध्याय के लिए प्रोत्साहन, और डी उपयुक्त सभी। तो क्या इसका ज्यादा सही विकल्प होगा ए बी सी डी में से? प्रश्न क्रमांक 24 पढ़िए और उत्तर दीजिए। जी हाँ, 24 का भी होगा उत्तर डी, योग्यता के अनुसार कार्य करने का अवसर, गृह कार्य, अवकाश के समय का सदुपयोग, स्वाध्याय के लिए प्रोत्साहन।
आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 25 पढ़ते हैं, लास्ट 2 प्रश्न। शिक्षण की दृष्टि से अध्यापक का गुण है, ए विषय का ज्ञाता हो, बी शिक्षण विधियों का पूर्ण ज्ञान हो, सी बालकों की प्रकृति को समझ सकने वाला हो, डी उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका उत्तर? भाई कोई विषय पढ़ा रहा है तो विषय विशेषज्ञ तो होगा ही होगा, विषय का ज्ञाता होगा ही होगा, विधियों का पूर्ण ज्ञान हो, बालकों की प्रकृति को समझ सकने वाला हो, तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। इसका उत्तर क्या होगा? डी। प्रश्न क्रमांक 26 और अंतिम प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण की विधि नहीं है, कौन सी विधि रेमेडियल टीचिंग के लिए उपयोगी नहीं है? ए विशिष्ट अभ्यास, बी अतिरिक्त कक्षाएं, सी गोष्ठियां, डी व्यायाम। क्या रेमेडियल टीचिंग में या उपचारात्मक शिक्षण में उपयोग नहीं किया जाता? डी व्यायाम उपयोग आप नहीं करते हैं, बाकी गोष्ठियां, अतिरिक्त कक्षाएं और विशिष्ट अभ्यास तो आप कराते हैं। इस प्रकार मैथ्स पेडागोजी का एमसीक्यू नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद में पर्यावरण के भी एमसीक्यू आपको उपलब्ध जल्दी कराने का प्रयास करूंगा। ऐसे ही लाइव आएगा 8, 9 या 10 बजे रात में ही आता है लाइव, तो पहले से जब लाइव आऊंगा तो आपको टेलीग्राम चैनल में पहले से बता दूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।